नमस्कार। बहुत दिन हुए जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए आपसे। तो आज हम सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि म्यांमार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो इंडिया की विज़िट किया, उसके बाद म्यांमार का स्टैंड क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। अ, सेकंड बात करेंगे कि नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ के रूलिंग पार्टी के है प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट किया था लास्ट वीक। उसे हमें क्या मिला, उसके बाद क्या हुआ नेपाल में, उसके बाद में बात करेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल इलेक्शन के बाद बगैर बांग्लादेश और सुवर पाकिस्तान का रवैया क्या है, क्या डिफरेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। अ, चौथा बात करेंगे कि अ, स्टॉकलम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जो ईयरली एनुअल रिपोर्ट था, उसमें एक शॉकिंग रेवलेशन हुआ है, किया है उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ बात करेंगे बहुत ही दुख बड़ी घटना जो हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में ओमान के एक शिप्स के ऊपर यूएस ने जो अटैक किया, उसमें 3 इंडियन सेलर्स की मौत हुई है। उसके बारे में बात करेंगे, वो उसका अंजाम क्या होगा। फिर बात करेंगे लास्ट में अ, एक अच्छी न्यूज़ के बारे में जो कि इंडिया हैज़ ऑफिशियली नाउ बिकम द ग्लोबल टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इस 5 विषय के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। जून 3 को म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया था। आपको सबको पता है म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। लॉट ऑफ पीपल स्पेशली जो 40 साल से पुराने लोग म्यांमार को समझते हैं कि कोई नया देश है। म्यांमार कोई नया देश नहीं। जैसे सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका बनाया गया, बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार बनाया गया। Myanmar has shares an border with India, especially northeastern states like Nagaland, Mizoram. uh, वहाँ के बॉर्डर्स शेयर करता है इंडिया से। एंड इट हैज़ बिकम वेरी हेक्टिक न्यूसेस कंट्री हो गया है वो, स्पेशली आफ्टर दी मिलिट्री coup 10 years पहले वहाँ पर एक मिलिट्री coup होके वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रही है। वहाँ पर भी दो पावर्स की बहुत बड़ी मुठभेड़ हो रही है। वो है एज यूजुअल CIA अमेरिका डीप स्टेट की, और वो चाइनीज़ की। सो उसे कैसे इंडिया ने संभाल कर अपने घेरे पे अपने ग्रुप पे लाया था, वो हम बात करेंगे। जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर एज यूजुअल हर एक स्टेट हेड आके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, सारी डिप्लोमेटिक मिनिस्टर से मिलके बिजनेस डील होती है, डिफेंस डील होती है, जस्ट नए कॉपरेशन पे डील साइन होती है। वो तो सबको पता है, वही नॉर्मल नॉर्म्स है। लेकिन उन्होंने अजीत डोभाल साहब से एक मीटिंग हुई थी। हमें पता नहीं क्या मीटिंग पे होगा, पर हम ये उद्देश्य लगा रहे, वी बिलीव दैट दिस वुड हैव टॉक, क्योंकि आप सबको पता है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पूरी स्ट्राइक के पहले हमने पहला क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, म्यांमार में भी किया था 2016 में। और 2025 में अगेन वी हैड एन सर्जिकल स्ट्राइक। दिस टाइम इट वाज मोर हेवियर एंड मोर पावरफुल डीप इनसाइड म्यांमार। ड्रोन्स का भी अटैक हुआ, वहाँ के मिलिट्री बेस को अटैक किया था इन 2025। मुझे लगता है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि मानसून 2025 मानसून तो अगस्त या सितंबर में होगा, वहाँ पर अटैक है। उसके बाद उसका रवैया बदल गया, क्योंकि म्यांमार में देर आर अबाउट 2 ग्रुप्स विच आर एंटी इंडिया, जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं। वो ग्रुप है म्यांमार में। उसके बारे में बात किया होगा, अजीत डोभाल साहब ने बहुत प्यार से बताया होगा कि आप सुधर जाइए, यही समय है। फिर मत कहना कि हमने कुछ किया है और कुछ बड़ा हो जाए, हमें क्या पता, कुछ अननोन मैन कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उनकी बातों को सीरियस लेके जून 5 को वहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि म्यांमार गवर्नमेंट विल नॉट encourage entitle any anti-Indian organization or group
which are working against the interest of our neighbor in the Bharat. सो उनको मैसेज चला गया होगा, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे जो चारों तरफ द नेबर्स वी आर हॉस्टाइल एंड सच एंड ब्लडी डेडली नेबर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना टू बांग्लादेश। सो नाउ म्यांमार का प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हुआ है विच इज़ वेरी गुड। अदर देन भूटान हमारा कोई भी नेबर ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है। भूटान इज़ द ओनली नेबर जो हमेशा इंडिया का लॉयल रहा है। इसीलिए इंडिया हमेशा भूटान को एक अच्छे दोस्त और अच्छे एक विश्वासपूर्ण नेबर की तरह रखा है। भूटान हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इवन इन कांग्रेस एरा में भी। इसीलिए वी गिव देम एनर्जी, वी गिव देम सपोर्ट इन मिलिट्री डिफेंस। सो भूटान तो एक मेरे हिसाब से एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑफिशियल स्टेट है भारत का, विच इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ। इसीलिए तो मोदी जी ने जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना था 2014 में, उन्होंने जून में पहला विजिट किया था, 2014 में वो भूटान था। लॉट ऑफ पीपल एंड आईब्रोज वर रेज्ड। उन्होंने कोई भी देश जा सकते थे, दे हैव गॉन टू अमेरिका, रशिया, बिग कंट्रीज, पर उन्होंने भूटान चुना क्योंकि Bhutan is a very trusted neighbor and to have good relations with neighbor which is very good for our safety and security के लिए। इसलिए तो उन्होंने सारे 7 नेशंस को भी बुलाया था, वो एक अलग बात है। एंड ये अच्छी बात है कि अब म्यांमार का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा, इट्स नाउ कूल डाउन। वेदर इट विल बी गुड और इट विल बी सेटल्ड फॉर एवर, वो तो समय ही बताएगा। उसके बाद जून 5 को नेपाल की रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया था। वो उन्होंने बीजेपी ऑफिस में भी गया और गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की है। उसके बाद क्या हुआ कि वंस दे रिटर्न बैक, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को बदला गया है उनके नए प्राइम मिनिस्टर से। वो नया प्राइम मिनिस्टर भी कैसे बना, इट्स वर्क ऑफ CIA की स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट करके एक नया प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। Nepal is a Hindu country, but there is a problem with Nepal. And the man sitting in the head of Nepal is an CIA agent. उसका दो विषय से हमें ये पता चलता है कि नेपाल इज नॉट इन गुड टर्म्स ऑफ। पहला विषय तो बॉर्डर इश्यू में दे वांट टू टॉक इवन विद ब्रिटेन बिकॉज वो प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले की इश्यू थे। सो ब्रिटेन को भी थर्ड पार्टी की तरह वो लाना चाहता है। वो पता नहीं किसने ये एडवाइस दिया, दैट इज क्रिएटिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फॉर इंडियन गुड्स एंड इंडियन पीपल देयर। पर यहाँ पर नेपाल के बहुत से लोग यहाँ पर काम करते हैं, पर वी डिड नॉट बिहेव द सेम वे विद आवर नेपाली ब्रदर्स जो नेपाल कर रहा है। आई थिंक वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक इंडिया का हाथ उसके सर पर है तब तक है। जिस दिन भारत ने नेपाल के ऊपर सर से हटा दिया ना, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, कुंडी धोने के लिए भी पानी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, खाने के लिए रोटी भी नहीं होगा। वो समझना चाहिए। पता नहीं नेपाल कब समझेगा। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि PM मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब लोग काम कर रहे होंगे बिहाइंड द डोर्स कुछ ना कुछ तो बड़ा करने की या उनको समझाने की, हमें पता नहीं है। पर वी शुड सेटल एंड टैकल दिस इशू वेरी सून। नेपाल हैज़ बिकम ए न्यूसेंस। उसे तो अरे हमें भी उसी इसी CA की तरह की फॉलो करना है, फॉलो करना है या पाकिस्तान का रूट अपनाया अननोन मैन का उपयोग करके जो भी हर्डल है उसे हमें ख़त्म करके उसे रिमूव करना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो दीज टू इम्पोर्टेंट इश्यूज हैपेंड। न्यूज़ मीडिया पे आया होगा, अब सबको पता होगा, पर इसका अंजाम क्या है, इसे क्या हो फ़ायदा इंडिया को है, बहुत कम लोग ये आपको ये बताए होंगे। मुझे भी ये भी बहुत से लोगों से पूछकर, बहुत से लोगों से पढ़कर, देखकर, समझकर ही मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। As I always said, I am just a common person like you. I observe things and give my perspective. इस बंगाल इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि आफ्टर बंगाल इलेक्शन एक बहुत बड़ा काम हुआ है। एज मोदी जी कंप्लीट 12 years, लॉट ऑफ पीपल हैव विश्ड। पर बंगाल इलेक्शन के बाद May 4 को ट्रंप ने मोदी जी को विश किया था। वो बहुत से उस टाइम टॉकिंग पॉइंट था उस दिन के लिए। पर
एक स्टेट इलेक्शन विन करने पर एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विशिंग प्राइम मिनिस्टर इज अनहर्ड ऑफ ना। वो क्यों? इससे आपको पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट वो इज टू विन बंगाल फॉर बीजेपी एंड फॉर भारत, क्योंकि वो ही एक नेशनल थ्रेट था। अगर बीजेपी बंगाल में जीती नहीं होती तो बंगाल हमसे दो अलग जाता होता, बंगाल would have become another Kashmir. Hindus would have been either they would have been killed or they have been massacred or they have been कश्मीरी पंडित की तरह वहां से भगा दिया जाए, तो 10 करोड़ हिंदू वहां से भाग जाने का और कोई रास्ता नहीं होता। वो लॉट ऑफ नेशनल इश्यूज, क्या पता कि नॉर्थ ईस्ट ही हमसे कट जाए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो बंगाल विनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज बीजेपी विनिंग 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन, BJP winning 2017 UP election, Yogi Adityanath को, this is another very important event. इस ट्रम्प ने क्यों किया? क्योंकि एट लास्ट डीप स्टेट और सीआईए ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, वो दिया कि वी हैव अटेम्प्टेड फॉर 6 years फ्रॉम 2020 से एनआरसी के द्वारा, फार्मर प्रोटेस्ट के द्वारा, लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, लॉट ऑफ सब उन्होंने ट्राई कर दिया, dozens of ways they tried to remove Modi ji and regime change करने की, वो सफल नहीं हो पाए। I think they are so fed up with that. So they may be lot of people in the deep state CIA के सुनो डायरेक्टली चाहिए, should just get back to your normal की तरह हो जाना चाहिए। इससे दो फायदा for the time being. We should never believe you अमेरिका। अमेरिका का कभी भी भरोसा नहीं किया। अमेरिका के साथ हमेशा ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई फ्रेंडली अलाई रिलेशन कभी भी होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इज सच ए बैक स्टेपर। वो पैसे के लिए, अपनी फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, लोग ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो पैसे के लिए अपनी माँ, बीबी और बेटी को भी बेच देंगे। ऐसे घटिया लोग हैं अमेरिकन और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स और सीआईए स्पेशली डीप स्टेट। सो म्यांमार का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, नेपाल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बंगाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान दे आर फॉर द टाइम बिंग बहुत साइलेंट हैं। पर मुझे लगता है कि आफ्टर टू 2 हफ्ते पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के इंडिया के दौरे पे आए थे, एंड ही गॉट अ वेरी लमसम रिस्पॉन्स लाइक दी डस्टिन, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे 6 साल पहले, उनको जो रिसेप्शन मिला उसी तरह का एक लमसम, एक वेरी नॉर्मल रिसेप्शन हुआ था। और उनका सबसे बड़ा डिसरेस्पेक्ट किया गया था व्हेन ही वेंट बैक होम, जब उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए एसपी, एसआई जैसे पुलिस रैंक के बहुत ही नीचे वाले लोगों को भेजा गया था उनको सेंड ऑफ करने के लिए। आई थिंक दिस वुड हैव हर्ट द ईगो ऑफ अमेरिका। उसी से आई थिंक दैट्स द रीजन। उसी के 2 दिन बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुला के वहाँ के मीटिंग किया गया व्हाइट हाउस में और प्रेस रिलीज भी किया गया था। और मुझे लगता है कि उसका ईगो का, उसका बदला उन्होंने लिया था जून 9 को, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ओमन के शिप में इंडियन 3 सेलर्स को अमेरिका के मिलिट्री ने, एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके हम मारा था। they did not strike the Indian ships directly, और this was not accidental। मुझे लगता है ये बहुत ही intentional है to provoke India। India did not provoke, India went quiet, but opposition भी बात करती है, but sometimes you need to be little silent। ये क्या whether it was given red signal, green signal from the White House or from the D state or CIA और Pentagon, पता नहीं, but they made a mistake। ये और हमारे रिलेशनशिप को और नीचे ले जाएगा, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, विच विल हर्ट। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 15 7 o'clock को, इवन मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि पीस ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड ईरान अभी साइंड, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मिडिल ईस्ट में शांति आएगी ताकि ऑयल का प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट ऑफिशियली नथिंग हैज बीन डन और साइंड राइट नाउ। ये सब अफवाहें हैं, स्टेप्स हैव बीन टेकन बट नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। और वैसे भी अगले 5 साल को और इंडिया को जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट। फर्स्ट थिंग इज दैट to achieve $5 trillion, become third largest economy in the world। 29 तक हमें 7 ट्रिलियन करके
उसके बाद हमें जो करना है, धमाका करना है, बहुत कुछ करना है आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया, वो क्या करना है, बहुत लोगों की इच्छा है। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, कभी टाइम मिलेगा या उसकी अवसर पड़े तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स में जो हुआ है हमारे करीब और दूर में, इन एंड आउट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स, उसके बारे में हमने बात किया था। और जून 10th को एक रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के, वो एक रिपोर्ट देती है, हर एनुअल रिपोर्ट देती है कि 7 नेशन विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन्स के बारे में, डिफेंस के बारे में वो रिपोर्ट देती है। वो उनकी रिपोर्ट बहुत ही मायने रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि, और हमेशा आपको ये जो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूएस और रशिया के पास मोर देन 5,000 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होती है ऑफिशियली। अनऑफिशियली लॉट ऑफ पीपल से इट विल बी मोर देन 10,000 वॉरहेड्स बिटवीन यूएस एंड रशिया। उसके बाद आता है चाइना, इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। These are the country which has nuclear weapons. When you take that, other than China which has 220, बाकी सबके पास 100 से 200 के करीब होगा एवरेज न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब इंडिया के पास तो 190 बताया गया, 170 से 180 हुआ, 190 ऑफिशियली बताया गया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई कि इंडिया हैज 12 एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का वॉरहेड्स रखा गया है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी देश ने हम पे अटैक किया है तो हमारा देश पूरा नष्ट हो गया है, फ्रॉम दे आर अटैकिंग फ्रॉम लैंड और थ्रू एयर, तो हमारे पास जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है सो हम सी से मारते हैं। सबमरीन, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर पावर सबमरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। उससे हम उस देश को नष्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो, चाइना हो, वी कैन अटैक दैट। सो उस कैपेबिलिटी को 12 एक्टिव है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये इंडिया ने जानबूझकर ही वर्ल्ड को बताने के लिए ये किया है, टू गिव मैसेज टू एवरी कंट्री इंक्लूडिंग यूएस। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे पास 5,000 6,000 किलोमीटर्स का रेंज है, कुछ लोग कहते हैं 8,000 का, बट सम अदर पीपल से दैट इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक मोर देन 10,000 kilometers. That means we can cover majority of Russia. Russia's different. I'm talking about the land mass के बारे में। We can target anywhere in the world. Russia से पूरा यूरोप तक कवर हो जाए, except the American continent. We can target any country, anytime, anywhere. तो रशिया तो चाइना और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। चाइना विल गेट रियली अफेंडेड विद दिस। आई थिंक दिस इज मैसेज टू चाइना, मुझे लगता है। अब ये नया भारत है विच इज नॉट डिफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव। आप जो दिखाते हैं, जो करते हैं, उसका अंजाम उसी तरह से हम देंगे। हम कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं लेंगे। ये एक संदेश है भारत ने दिया है दुनिया को। लास्ट हम बात करते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है कि इंडिया अब दुनिया की टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में एक बन गया है आफ्टर ए लॉन्ग ऑफ स्ट्रगल। इसका श्रेय जाता है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, उसका अंजाम अब हुआ है। सो इफ यू वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस इसमें है कि जो टॉप 5 जीडीपी के कंट्री हैं वही टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग में है। सो टॉप 5 जीडीपी में है अमेरिका, चाइना, जर्मन, जापान एंड इंडिया। और मैन्युफैक्चरिंग में भी देखिए चाइना उसमें फर्स्ट है, अमेरिका है, जापान है और जर्मनी है एंड देन इंडिया है। सो जीडीपी में भी ये टॉप कंट्री एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप कंट्री है। सो मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे बढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री विच इज हाईली पॉपुलेटेड लाइक चाइना। सी अमेरिका का पॉपुलेशन 35 करोड़ से, जापान का तो 10 करोड़ होगा, जर्मनी का तो एक स्टेट का पॉपुलेशन होगा। व्हेन दे आर इन टॉप 5, इंडिया एक 140 प्लस बिलियन कंट्री टॉप 5 में अभी आ रहा है, तो दैट शोज वी आर लैकिंग वेरी 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 फार बिहाइंड देन वी शुड बी। इनफैक्ट हमें तो टॉप 2 में होना चाहिए। उसके लिए काम चल रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया शुड take over Germany and Japan in next 5-4 years. 2030 India should be the third biggest manufacturing country. और next 5 year 2025 में
we should overtake America, and to overtake China we might require 2 decades, because China ने जो आज मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड हब बनाया वो एक साल में नहीं बनाया, it took about 15 years from late 90s to 2010 तक उसने काम किया। और हम एक डेमोक्रेसी है, नॉट है ना चाइना के तरह कम्युनिस्ट कंट्री नहीं, सो वी आर लॉट ऑफ हर्डल्स, हम स्लो ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो once we should also be the second largest economy in the world and also second largest manufacturing hub country in the world होना चाहिए। मुझे लगता है कि 2040 में we could achieve this, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। who knows, we might also become the second biggest economy in the world in 2040 में। तो आशा है हम सब की हम ये अचीव करें। एक अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया। एंड इस मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम अचीव करना है तो इफ यू टेक डेटा से देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात, दिस आर द 4 कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। तो बाकी दे स्टेट्स हैं 25 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, दे कंट्रीब्यूट ओनली 35। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। इफ यू टेक बोथ कंट्री बोथ स्टेट्स अबाउट 40 करोड़ पीपल्स है, सो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली बहुत बड़ा हब खोलना चाहिए। वहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और वहाँ पर उनको हमें स्किल करके करना चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार में। एंड उड़ीसा में भी पोटेंशियल है, आंध्र प्रदेश में पोटेंशियल है। And these are the states, Madhya Pradesh, Rajasthan, big states, big population, Bengal, ये 6 स्टेट्स बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, क्योंकि दे हैव मोर देन 8 करोड़ पीपल वहाँ पर, 5 to 7 मिनिमम 7 एवरेज 7 करोड़ पीपल है, सो हमें वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। हरियाणा हैज वेरी गुड पोटेंशियल, तेलंगाना हैज वेरी गुड पोटेंशियल टू बिकम सर्विस हब बनाना चाहिए। सर्विस हब में तेलंगाना इज नंबर 1 फॉर आईटी कंपनीज का, फर्स्ट डेस्टिनेशन ही तेलंगाना है। एंड गुड़गांव तो आपको सबको पता है, गुड़गांव, नोएडा और नॉर्थ इंडिया में आईटी के सेक्टर में बहुत बूम कर रहा है। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्विस नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि they are smaller state and also they don't have a sea border like the other states। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में भी सी बॉर्डर नहीं है, क्यों पर आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर फ्राइट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर पासेस थ्रू यूपी एंड बिहार, सो वी कैन मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू बोथ बंगाल और मुंबई को हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू फ्राइट कॉरिडोर। सो इसलिए कहता हूँ हमें वहाँ पर फर्स्ट 2 स्टेट्स का मुकाबला करके उसे टॉप 5 में लाने की कोशिश करना चाहिए। आखिर में ये बात है कि मोदी जी जब आज मोदी जी तो 3 डेज इन विजिट पे हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया। इनफैक्ट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया के मोदी जी गए हैं। फ्रांस के जो मीटिंग हुआ है वहाँ पर रफाल का डील फाइनल हुआ है कि नहीं वो बात करेंगे। और बहुत बड़ी संभावना है कि G7 में मोदी जी ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बाद, फरवरी 2025 के बाद, ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद मुझे लगता है कि मोदी जी ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स के बाद मोदी जी विल मीट ट्रम्प डायरेक्टली। वो होगा, उसमें क्या नतीजे निकलेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।